हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है। अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। और मैमल्स 210 मिलियन ईयर्स अगो पहले अराइज किए, वो आए जब डायनासोर्स का राज था पूरी दुनिया में। तो मैमल्स वो ट्री श्रीव्स के फॉर्म में आए, पेड़ों पर रहने वाले श्रीव्स थे, चूहे जैसे जानवर थे। चूहे में बड़े बड़े कान लगा दीजिए और बड़ी बड़ी आंखें लगा दीजिए तो लगभग वैसा ही एनिमल बन जाएगा जिस तरह के मैमल्स थे उस समय। अगर पूरी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, मैमल्स बुद्धिमान तो थे पर इतने ही थे कि टैंक और कुछ और वेपन बना के उनको मार सकते थे। तो बेचारे अपने पेड़ पे छुप के रहते थे और यही सोचा करते थे कि एक दिन अपना टाइम आएगा, और यही सोचकर वो आगे जो है जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आगे चल के 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले प्राइमेट्स ये ऑर्डर अराइज किया। प्राइमेट वो ऑर्डर है जिसमें एप, मंकी, लॉरिशेस, लेम्यूर, स्टारशायर, ह्यूमन ये सब आते हैं। तो ये प्राइमेट ऑर्डर वो 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले अराइज किया। इसके बाद एंथ्रोपॉइड्स अराइज किए 36 मिलियन ईयर्स अगो पहले। एंथ्रोपॉइड्स आर द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप, मंकी एंड ह्यूमंस। एप, मंकी और ह्यूमन के कॉमन एंसेस्टर होते हैं एंथ्रोपॉइड्स। और 24 मिलियन ईयर को पहले होमिनिड्स आए, वो अराइज किए। होमिनिड्स आर दी कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप। इसका मतलब ह्यूमन और एप के एंसेस्टर क्या हो गए, कॉमन हो गए, मंकी अलग हो गया। इसका मतलब हमारे पूर्वज वो मंकी नहीं है, बंदर नहीं है, वो क्या है, एप्स हैं। क्योंकि एप से ही ह्यूमन का ओरिजिन हुआ और होमिनिड्स में एप और ह्यूमन ही आते हैं, ना कि मंकी, वो नहीं आता। ये होमिनिड लाइन ऑफ एवोल्यूशन देखें तो हमें और समझ में आएगा। ये होमिनिड लाइन ऑफ एवोल्यूशन है। दीज आर दी कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन एंड एप। इस लाइन से 10 मिलियन ईयर्स अगो पहले गिबन्स वो डाइवर्ट कर गए, अलग से बन गए गिबन्स, और होमिनिड लाइन आगे बढ़ी। 8 मिलियन ईयर अगो पहले इन एंसेस्टर से अलग होके बन गए ओरेंगुटैन्स। और 4 मिलियन ईयर अगो पहले ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के एंसेस्टर और ह्यूमन के एंसेस्टर अलग हो गए। केवल कितना, 4 मिलियन ईयर्स को पहले। और खुद गोरिल्ला और चिंपैंजी के एंसेस्टर वो 2.3 मिलियन ईयर्स को पहले सेम हुआ करते थे। पर 2.3 मिलियन ईयर को पहले इन एंसेस्टर्स ने गोरिल्ला और चिंपैंजी इन दोनों को बनाया। और 4 मिलियन ईयर पहले ही इनके एंसेस्टर ह्यूमन के एंसेस्टर से अलग हो गए, और ह्यूमन के एंसेस्टर से फाइनली मॉडर्न मैन जो है ह्यूमन वो बना। तो इस तरह से चीजें बनी। होमिनिड लाइन में सबसे पहले 10 मिलियन ईयर्स को पहले गिबन्स बन गए, 8 मिलियन ईयर को पहले ओरेंगुटैन बन गए, 4 मिलियन ईयर को पहले ह्यूमंस और गोरिल्ला और चिंपैंजी के एंसेस्टर अलग हो गए। जबकि खुद गोरिल्ला और चिंपैंजी 2.3 मिलियन ईयर्स को पहले ही अलग हुए हैं। इससे पता लगता है कि एप ही हमारे एंसेस्टर हैं। ये और भी हम प्रूव कर सकते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए तो उसको लिखते हैं होमोलॉजी बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। होमोलॉजी बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। होमोलॉजी बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स, उसे लिखते हैं क्या क्या होमोलॉजी होती है। देखिए, जब ह्यूमन और एप के क्रोमोसोम का बैंडिंग पैटर्न देखा गया तो क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 वो एग्जैक्टली सिमिलर थे। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि क्रोमोसोम एक जैसे होना किसी भी दो स्पीशीज में वो बहुत ही मुश्किल बात होती है। मगर एप और ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 का बैंडिंग पैटर्न बिल्कुल सेम आया। केवल इतना ही नहीं, अगर हम ब्लड प्रोटीन की बात करें तो दोनों की ब्लड प्रोटीन ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन को 99% होमोलॉजी है ह्यूमन और एप्स में। 99% हीमोग्लोबिन सिमिलर होती है ह्यूमन और एप में। केवल इतना ही नहीं, ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर फाउंड ओनली इन ह्यूमन एंड एप्स बट नॉट इन मंकीज। ए और बी केवल ह्यूमन और एप में पाए जाते हैं, बंदरों में नहीं पाए जाते। इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कंपेयर करते हैं तो वो भी ह्यूमन और एप में काफी सिमिलरिटी शो करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मैटरनल डीएनए भी कह सकते हैं। देखिए, क्रॉसिंग ओवर ना वो न्यूक्लियस के डीएनए में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए उसमें नहीं होती। बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम टू सेम मदर से मिलता है, इसीलिए उसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद भी, बहुत जनरेशन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बहुत कम चेंजेस होते हैं। इवन दो वाई क्रोमोसोम में भी बहुत कम चेंजेस होते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में भी आप जानते हो पूरी कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता।
इसीलिए जब वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को टेस्ट किया गया तो वो भी ह्यूमन रेप में बहुत क्लोज आए, सिमिलर आए। ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम वो मंकीज से उतना ज्यादा नहीं मिलते जितना किससे मिलते हैं, एप से। तो इन सब बातों को जरा लिख लीजिए, हेडिंग डाल लिया आपने, होमोलॉगी बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। होमोलॉगी बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स, पहला नंबर 1, बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर, बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 and 6, chromosome number 3 and 6 are exactly similar in human and apes, are exactly similar in human and apes, are exactly similar in human and apes। इसके अलावा सेकेंड, ब्लड प्रोटीन्स ऑफ ह्यूमन एंड एप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, blood proteins of human and apes are almost similar। Next, blood group A and B are found only in human and apes, blood group A and B are found only in human and apes but not in monkeys, but not in monkeys। Next, there is 99% homology in hemoglobin, there is 99% homology in hemoglobin of human and apes, human and apes। आगे नेक्स्ट देखिए, Y chromosome and mitochondrial DNA are also studies, are also studies, are also studies as they are uniparental in origin, as they are uniparental in origin and do not take part in recombination, and do not take part in recombination, and do not take part in recombination। Full stop। Mitochondrial DNA and Y chromosome, mitochondrial DNA and Y chromosome of human and apes shows great similarity, shows great similarity, shows great similarity। तो ये तो बात हो गई डियर कि कैसे ओरिजिन हुआ, किससे आए, पर एग्जैक्टली ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, प्रिमिटिव ह्यूमन से दूसरे आए फिर और आए, वो सब हम जो है चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। आप इसे ड्रॉ कर लो तब तक। सो नाउ लेट अस सी ह्यूमन एवोल्यूशन इन दिस चार्ट फॉर्मेट। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर चार्ट के फॉर्म में अगर उसे हम देखें तो हमें याद रखने में आसानी होगी। ये चार्ट है आपके पास, इसको आप ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इसे याद करिए 2-3 बार तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन एवोल्यूशन। सबसे पहले अगर ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टार्ट की बात करें तो ये फॉसिल मिलते हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। एक्चुअली ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। एक्चुअली एडवर्ड लुइस, कम दिखाई दे रहा होगा आपको, एडवर्ड लुइस, इन्हें ये रामापिथेकस का फॉसिल मिला शिवालिका हिल्स इंडिया में। क्योंकि इंडिया के जो माइथोलॉजिकल गॉड है वो बहुत पुराने हैं, तो उन्हें लगा शायद ये वही होंगे, उसी तरह के, उसी जमाने के होंगे, इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया रामापिथेकस। और ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस की अगर उनकी बात करें तो दे आर 15 मिलियन ईयर्स अगो, वो पुराने हैं और मायोसिन रॉक्स में वो मिले थे। तो इनकी उम्र क्या हो गई, 15 मिलियन ईयर्स अगो की बात है जब ये रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस रहते थे। ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। ये ऐड भी कर सकते हो आप अपने चार्ट में। अब इनमें देखें तो आर्म्स एंड लेग ऑफ सेम लेंथ, जैसे एप्स वगैरह में होती है, हाथ और पैर सेम लेंथ के थे, मगर हील्स इन फीट इंडिकेट सेमी इरेक्ट पोस्चर। इनके पैरों में हील थी जो कहीं ना कहीं बताती थी कि इनका सेमी इरेक्ट पोस्चर था, पूरी तरह से खड़े होकर नहीं भी चलते होंगे तो आधा अधूरा खड़ा हो जाते थे, क्योंकि इनके पास हील्स थी, वो यही बताती है कि सेमी इरेक्ट पोस्चर इनका होता है। विदाउट ब्रो रिजेस एंड आर्बोरियल, विदाउट ब्रो रिजेस का मतलब इनके ऊपर ब्रो रिजेस नहीं थी, आंखों के ऊपर ये जो है भवे कहते हैं उनको, ये नहीं थी, गायब थी, यहाँ पर सफाचट था एकदम मामला।
तो ब्रो रीजन्स नहीं थी, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी क्या बताता है, वो लिखता है इसमें, एनसीईआरटी की लाइन से ही जो है प्रेरित होकर लाइन मैंने लिखी है, 3 to 4 million years ago, hairy ancestors of human walked in Ethiopia and Tanzania. 3 से 4 मिलियन ईयर अगो की बात है कि ह्यूमन के हेयरी एंसेस्टर वो इथियोपिया और तंजानिया में पाए जाया करते थे, उनके फॉसिल वहां से मिले। इथियोपिया और तंजानिया ये अफ्रीका की प्लेसेस हैं, इसका मतलब ह्यूमन का ओरिजिन वो अफ्रीका से माना जा रहा है। और ये ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस ये अफ्रीका और एशिया, ये एशिया में अफ्रीका में मिला है। ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस अफ्रीका में मिला, इसलिए नाम पड़ा ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस। ये खोजा था एलएसबी लीकी ने। एलएसबी लीकी ने आगे चल के और भी प्रसिद्ध होने वाले एक और फॉसिल खोजेंगे अपनी वाइफ के साथ। ये है एलएसबी लीकी, अपनी वाइफ मैरी लीकी के साथ एक और फॉसिल आगे ये खोजेंगे, तो इनका नाम 2 जगह आएगा। तो ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। एडवर्ड लुइस का नाम कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी बता दिया जानकारी है तो, ठीक है। तो ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर क्रेनियल कैपेसिटी देखें तो 500 सीसी है। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है जो ब्रेन बॉक्स होता है क्रेनियम, क्योंकि अगर क्रेनियम बड़ा है तो ब्रेन भी बड़ा होगा, क्रेनियम छोटा है तो ब्रेन भी छोटा होगा। तो उसी से अंदाजा लगाते हैं कि कितना डेवलप्ड ब्रेन होगा, कितना बड़ा ब्रेन होगा। तो 500 सीसी ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो है क्रेनियल कैपेसिटी है। और 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले का ये फॉसिल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कुछ बुक्स इसको 5 मिलियन ईयर्स अगो भी लिखती है। इसे कहा जाता है फर्स्ट एप मैन। फर्स्ट एप मैन और ये प्लायोसीन रॉक से मिला है। तो ये फर्स्ट एप मैन है, मतलब ये एप है मगर मैन लाइक एप है, ठीक है। इसमें देखिए ह्यूमन एज वेल एज एप कैरेक्टर, इसीलिए एप मैन कह रहे हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन के और एप के दोनों के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। लिव्ड इन केव्स, ये गुफाओं में रहने लगे थे, मगर अभी कम्युनिटी लाइफ नहीं आई है। अलग अलग गुफाओं में अलग अलग जाके सो जाते हैं। नो चिन, ये चिन गायब था इनका, यहाँ चिन ही नहीं था, गायब था एकदम, यहाँ से सीधे प्लेन हो जा रहा था इस तरह से। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का मतलब आप जानते ही हो कि ये दोनों तरह की चीजें खाते थे। हर्बीवोरस थे, ये कार्निवोरस थे, तो ओमनिवोरस कहते हैं। हंटेड विद स्टोन वेपन्स पर प्रोबेबली एट फ्रूट, ये पत्थरों से शिकार किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे, शायद स्पोर्ट्स के लिए या उनको भगाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, जो भी है। पर प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि दे प्रोबेबली एट फ्रूट, प्रोबेबली ये फ्रूट खाया करते थे। तो हंटिंग क्यों करते थे? हो सकता है गेम की तरह उठा के मार दिया जानवर को, देखो मैंने एक मारा, इस टाइप से कोई गेम खेला करते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रेमंड डार्ट, इन्होंने खोजा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, जो साइंटिफिक नेम है, और उसको नाम दिया त्वेंग बेबी, क्योंकि त्वांग वैली में इनको एक 5 से 6 साल छोटे बच्चे का स्कल मिला, तो उसको नाम रख दिया इन्होंने त्वांग बेबी। तो रेमंड डार्ट ने खोजा त्वेंग बेबी को, और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। जबकि डोनाल्ड जोहानसन को जो फॉसिल मिला उसका पेल्विस ब्रॉड था, जिससे पता लग रहा था किसी लेडी का फॉसिल है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया लूसी। और लूसी का साइंटिफिक नेम भी पूछा गया है, पर दूसरे एग्जाम से पूछा गया है, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है। तो त्वांग बेबी का साइंटिफिक नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस और लूसी का साइंटिफिक नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, ये होता है। ये बात हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे चल के आया होमो हैबिलस। देखिए हैबिलस का मतलब होता है स्किलफुल मैन, हैंडीमैन या टूल मेकर, क्योंकि ये स्टोन से टूल बना पाते थे, स्टोन को तोड़ तोड़ के अपने औजार बना रहे थे, इसीलिए इनको होमो हैबिलस कहा गया। हैबिलस का मतलब स्किलफुल मैन, हैंडीमैन और टूल मेकर। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कहीं ज्यादा है, 650 से 800, 650 to 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। और उम्र लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स अगो हम मान सकते हैं, प्लेस्टोसीन रॉक से ये मिलते हैं। अगर इनके बारे में बात कीजिए, इनकी तरह ये भी केव्स में रहते थे, मगर कम्युनिटी लाइफ इन केव्स। इसका मतलब ये कम्युनिटी के रूप में, परिवार के रूप में अपनी गुफाओं में रहते थे। ग्रेटली केयर फॉर देयर यंग वंस, अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते थे। ये तो छोड़ देते थे, बच्चे धूप में खेल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जा भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये उनको सही चीजें सिखाते थे, उनकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे। ग्रेटली केयर देयर यंग वंस।
केपेबल ऑफ मेकिंग टूल्स, आपको पता है आउट ऑफ स्टोन, स्टोन से टूल बनाया करते थे। बायपीडल इरेक्ट, बायपीडल मतलब दो पैरों पे चलने लग गए थे और सीधे हो गए थे, एकदम ह्यूमन की तरह सीधे चलने लग गए थे, तो बायपीडल इरेक्ट। टीथ लाइक मॉडर्न मैन, जैसा मॉडर्न मैन का टीथ होता है इनका टीथ भी वैसा ही था बिल्कुल। इसके अलावा देखिए एलएसबी लीकी और मैरी लीकी, ये लीकी दंपत्ति आप कह लीजिए, उन्होंने होमो हैबिलस को खोजा। इससे पहले एलएसबी लीकी ने ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस खोजा था, प्रसिद्ध हो गए, तो मैरी लीकी ने देखा इतने प्रसिद्ध है तो शादी कर ली, और बाद में हो सकता है इन्होंने खोजा, अपना भी नाम डलवा दिया व्हाटसएवर। परंतु हाँ, लीकी दंपत्ति को ही मानते हैं कि होमो हैबिलस उसका फॉसिल मिला था एलएसबी लीकी और मैरी लीकी को। इसके बाद होमो हैबिलस से आता है होमो इरेक्टस, बिल्कुल ही सीधे हो गए, नाम दिया गया होमो इरेक्टस। अगर इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखिए तो एवरेज 900 सीसी, इससे ज्यादा है, मगर और भी ज्यादा हो सकती है, तो एवरेज निकाला है क्योंकि होमो इरेक्टस के कई सारे फॉसिल मिले हैं। पर उस समय कॉमन क्या था वो देखते हैं। प्रोट्रूडिंग जॉज, जॉज बाहर की तरफ थे जैसे एप्स के होते हैं। प्रोजेक्टिंग ब्रो रिजेस, ब्रो रिजेस जैसे प्रोजेक्ट करके बाहर आ रही थी, मतलब ऊपर से बारिश बहेगी तो आंख में पानी नहीं जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन था। हंटिंग गेम्स, हंटिंग को एक गेम्स की तरह इस्तेमाल करते थे, गेम की तरह, और ये खाया भी करते थे, प्रोबेबली ये मीट भी खाते थे। परहैप्स न्यू यूज ऑफ फायर, शायद इन्हें फायर का पता था, उसका इस्तेमाल करते थे। तो पहली बार अगर फायर का यूज आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज ऑफ फायर, तो वो होमो इरेक्टस आपके सामने ऑप्शन होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है होमो इरेक्टस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बल्कि, कि फायर का यूज ये जानते थे मोस्ट प्रोबेबली होमो इरेक्टस। इसके 3 फॉसिल मिले हुए हैं। जावा एप में, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 950 सीसी है, इसे साइंटिफिक नेम दिया गया होमो इरेक्टस इरेक्टस, जो कि यूजीन डिबॉयज ने जावा इंडोनेशिया से खोजा था, इसीलिए इसका नाम जावा एपमैन पड़ गया। देखिए ये ओमनिवोरस थे, दोनों चीजें खाते थे, मीट भी और फल फूल भी। कैनाबिलिस, कैनाबिलिस का मतलब दे ईट द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, ये अपने ही स्पीशीज के ह्यूमंस को, जो होमो इरेक्टस उन्हीं को खा जाया करते थे। ऐसा मानते थे कि ज्यादा बुद्धिमान है उसको मार के उसका ब्रेन खा जाए तो ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे, कोई ज्यादा मस्कुलर है उसकी मसल खा ले तो मसल अपनी बन जाएगी। इस तरह की भ्रांतियां शायद रही होंगी, पर ये कैनाबिलिस शो करते हैं ईटिंग द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। फर्स्ट मैन टू यूज फायर फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड डिफेंस, ये पहले आदमी थे जिन्होंने फायर का इस्तेमाल किया हंटिंग, कुकिंग और डिफेंस के लिए। परहैप्स दे हैव यूज्ड द फायर फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड डिफेंस। परहैप्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्ट यूज ऑफ फायर का जो प्रमाण मिला वो पीकिंग मैन में मिला है। नेक्स्ट है पीकिंग मैन, 850 to 1100 सीसी, देख रहे हैं कितनी ज्यादा एवरेज जो है तो 1100 सीसी तक भी हो सकता है, वो कितना ज्यादा हो गया। इन्हें नाम दिया गया होमो इरेक्टस पिकिनेंसिस, और पिकिनेंसिस को खोजने वाले डब्ल्यूसी पाए थे, जिन्होंने पीकिंग में, जिसे प्रेजेंटली बीजिंग हम जानते हैं, वहां पे इसके फॉसिल को खोजा। उस समय पीकिंग, बीजिंग का नाम पीकिंग था, इसीलिए इसको पीकिंग मैन नाम दिया गया। इनके बारे में क्लियर एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, इनके बारे में प्रमाण मिले, क्लियर एविडेंस मिले कि दे हैव यूज्ड द फायर। पीकिंग मैन के बारे में क्लियर एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर, आप चाहो तो उसको भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो होमो इरेक्टस है वो हीडेलबर्ग मैन है। हीडेलबर्ग मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 सीसी, देख रहे हैं कितनी ज्यादा हो गई। होमो इरेक्टस हीडेलबर्ग जेंसिस इसे हम कहते हैं, होमो इरेक्टस हीडेलबर्ग जेंसिस, क्योंकि हीडेलबर्ग वैली जर्मनी में ये मिला, तो जहां मिला उसी हिसाब से नाम रख दिया गया। नाम इसको खोजने वाले ऑटो स्कॉटेनसैक हैं। एक्चुअली क्या था, ये जहां खोज रहे थे इनको तो नहीं मिला, पर कुछ दूर पे कुछ किसान खुदाई कर रहे थे, उन्हें एक स्कल मिला जिसके नीचे के सारे दांत इंटैक्ट थे, लोअर जॉ हैज ऑल द टीथ, वो सारे दांत थे वो टूटे नहीं थे। हमको लगता है उस समय बढ़िया दातुन क्या करता होगा वो, ऊपर वाले तो टूट गए पर नीचे वाले सारे उसके इंटैक्ट थे, ऊपर वाले कुछ बचे थे। और उन किसानों को जो अजीब सा फॉसिल मिला, तो एक बुद्धिमान किसान ने बोला कि भैया एक बुढ़ऊ वहां पे उनको चल के दिखाते हैं, उनके पास ऐसी फोटो मैंने देखी है, तो इन्हें दिया गया, तो इन्होंने प्रस्तुत किया म्यूजियम को, और ऑटो स्कॉटेनसैक ही इसके डिस्कवरर बन गए, क्योंकि वहां वो यही डिस्कवरी करने गए थे। और टीथ लाइक मॉडर्न मैन कैसे पता लगा? क्योंकि लोअर जॉ हैज ऑल द टीथ इंटैक्ट, ऑल द टीथ वर इंटैक्ट इन लोअर जॉ, सारे दांत थे और बिल्कुल मॉडर्न मैन जैसे इनके दांत हुआ करते थे। अब होमो इरेक्टस से निएंडरथल से क्रो-मैग्नन नहीं आया, बल्कि होमो इरेक्टस, ये हीडेलबर्ग छोड़िए, ये सब होमो इरेक्टस ही हैं। इसका मतलब होमो इरेक्टस से एक तरफ निएंडरथल आया, दूसरी तरफ क्रो-मैग्नन मैन आया।
ये दोनों ही किससे अराइज किए? होमो इरेक्टस से, इसीलिए ऐसे करके बनाया है। होमो इरेक्टस से निएंडरथल मैन, होमो इरेक्टस से क्रो-मैग्नन मैन, दोनों आए। निएंडरथल मैन की अगर हम बात करें 1450 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, जो मॉडर्न मैन के बराबर है। 0.1 मिलियन ईयर अगो पहले ये आए, मगर लगभग 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। शायद क्रो-मैग्नन मैन ने इन्हें एक्सटिंक्ट कर दिया, क्योंकि क्रो-मैग्नन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी देखिए 1650 सीसी, बहुत ज्यादा, मॉडर्न मैन से भी ज्यादा बुद्धिमान थे, और 34,000 ईयर्स अगो पहले आए थे। तो 4000 सालों में इन्होंने, हो सकता है ये बहुत एडवांस कबीला था, इनके कबीलों को समाप्त कर दिया। ये एक अंदाजा है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, मगर हाँ निएंडरथल मैन लगभग 30,000 वर्ष पूर्व एक्सटिंक्ट हो गए। बाकी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे थोड़ा सा डेविएशन मिलेगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब निएंडरथल मैन को देखिए, तो सी फोराउट ने इसको खोजा था निएंडरथल वैली जर्मनी से, और इनकी हैवी ब्रोडिजेस इनकी क्या हैवी, बहुत भारी ब्रोडिजेस है। हाई डोम्ड हेड, डोम्ड मतलब हेड बहुत हाई था, बाल पीछे से आ रहे थे, और हम्ड बैक, ये बैक थोड़ी ऐसे उठी हुई थी, और इनका फेस प्रोग्नाथस था। जो है लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो प्रोग्नाथस, PROGNATHOUS, प्रोग्नाथस। प्रोग्नाथस का मतलब सीधा नहीं था, ऐसे झुका हुआ था, ऐसे था, और हम्ड बैक थी। परंतु दे वर मच स्टॉकियर देन मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन से कहीं ज्यादा स्टॉकियर थे। आप देखते हो ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में लोग ऐसे करके बॉडी दिखाते हैं, तो उनकी ऐसे करके थी ही बॉडी, बहुत बढ़िया बनी हुई थी, और मॉडर्न मैन से कहीं ज्यादा स्टॉकियर, कहीं ज्यादा पावरफुल ये होते थे। स्किल्ड हंटर, ट्रू प्रेडेटर, ये स्किलफुल हंटर थे, ट्रू प्रेडेटर थे, बहुत बढ़िया शिकार करते थे। इनमें भी कैनाबिलिस था। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है दो, कि क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन, ये जो आइस एजेस थी उसको क्रॉस किया इन्होंने, जो कोल्ड एजेस थी, इसीलिए ठंड बहुत थी, तो इन्होंने एनिमल स्किन से अपने कपड़े बनाए, छोटे छोटे कपड़े पहनते थे ऊपर नीचे, इस तरह से इन लोगों ने बना लिए एनिमल स्किन से। और उस समय वो छोटे कपड़ों का फैशन था, फैशन रिपीट रिसल। आजकल आप देख लीजिए मॉडर्न जो मैन है वो भी छोटे छोटे कपड़े पहन रहा है, क्योंकि उसको कमी नहीं है, इनको तो कमी थी, पर हाँ एनिमल स्किन से क्लोथ बनाया करते थे। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बरिड देयर डेड वंस। इसके पहले अगर कोई रिश्तेदार मर जाता था लोग छोड़ देते थे, मगर ये अपने रिश्तेदारों को बरी करते थे, जमीन में गाड़ते थे विद फ्लावर एंड लीव्स, फूल पत्तियों के साथ। तो प्रोबेबली दे हैड सम रिलीजन, शायद इनका कोई रिलीजन आ गया था, इसीलिए फूल पत्ती डाल के मंत्र पढ़ के ऊपर वाले का नाम लेके ये शायद जो है बरी करते थे। इसीलिए माना जाता है कि प्रोबेबली दे हैड सम काइंड ऑफ रिलीजन, शायद किसी तरह का रीजन इन्होंने रिलीजन बना लिया था निएंडरथल मैन, ठीक है। ये है क्रो-मैग्नन मैन, जिन्हें होमो सेपियंस फॉसिलिस कहते हैं। होमो सेपियंस फॉसिलिस क्योंकि केवल फॉसिल में पाए जाते हैं, आज ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज मॉडर्न मैन ही पाया जाता है। इनके क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा, 1650 सीसी, बुद्धिमान थे। मैट ग्रीगर ने इन्हें जर्मनी में खोजा था, और ऑर्थोग्नाथस फेस था उनका सीधा, जैसा हमारा फेस है। निएंडरथल का प्रोग्नाथस, इनका ऑर्थोग्नाथस मतलब सीधा फेस होता है। इनकी अगर बात करें, इनके पास चिन्ह भी आ गया था, सुंदरता बढ़ गई थी। ओमनीवोरस थे ये भी, इन्होंने बो, एरो, स्फेयर, धनुष, बाण और भाले ये बना लिए थे, क्योंकि दिमाग इनका बहुत विकसित था। ये लोग अपना लेके पत्थर के औजार जब तक इन पे हमला करने आते होंगे, ये लोग दूर से मार देते होंगे तीर कमान से, क्योंकि इनके पास बो और एरो भी बना लिया था इन्होंने। केवल इतना ही नहीं, ऑर्नामेंट्स फ्रॉम एलिफेंटस, फैशन भी आ गया था, थोड़े सुंदर हो गए थे, तो एलिफेंटस से कंगन वगैरह और दूसरी चीजें बनाया करते थे, ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, मतलब तभी से फैशन विकसित हो गया था। और इतना ही नहीं, 18,000 ईयर्स अगो पहले केव पेंटिंग मिली है, जो क्रो-मैग्नन मैन ने बनाई है। और पेंटिंग बनाना एक बहुत ही विकसित दिमाग का काम होता है, बहुत कमजोर दिमाग वाले पेंटिंग नहीं बना सकते। तो पेंटिंग, केव पेंटिंग्स, गुफाओं में पेंटिंग मिली है, जैसे शेर शिकार करता है हिरण के पीछे, वैसे बनाया है। कई और पेंटिंग मिली है, तो केव पेंटिंग बनाई है 18,000 ईयर्स अगो पहले की केव पेंटिंग मिली, इसको लिख लीजिए, केव पेंटिंग 18,000 ईयर्स अगो। और इनसे आया मॉडर्न मैन, तो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, और मॉडर्न मैन पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया अराउंड 25,000 ईयर्स अगो। तो क्रो-मैग्नन के बाद एरो बना के मॉडर्न मैन लिख लीजिए, और लिख लीजिए स्प्रेड टू वर्ल्ड अराउंड 25,000 ईयर्स अगो, 25,000 वर्ष पूर्व ये पूरी दुनिया में स्प्रेड कर गए, ठीक है।
तो ये डियर बात खत्म होती है ह्यूमन एवोल्यूशन की, ठीक है। ये चार्ट बार बार रिवाइज करिए, इसे नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की। तो अब पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स एवोल्यूशन को पढ़ते हैं डियर। तो आपको इपोक बताए थे, याद होगा, PEOMP, POMP, उसमें से P हटा दीजिए, EOMP और PH। तो यहां से इयोसीन से हॉर्स का ओरिजिन हुआ। सबसे पहली बार हॉर्स आया, जिसे हमने हाइड्रेकोथीरियम नाम लिखा हुआ था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो ई में आया इयोहिपस, जिसे कहते हैं डॉन हॉर्स। डॉन का मतलब जानते हैं, डॉन एंड डस्क, एकदम जब सुबह होती है एकदम, उसे हम डॉन कहते हैं, है ना, भोर जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो इयोहिपस डॉन हॉर्स है जो सबसे पहले आया। फिर मीजोहिपस, मेराइचिपस, प्लायोहिपस, एक्वस, एक्वस, मतलब सारे हिपस हैं और एक हमारा प्यारा चिपस है। बाकी सारे क्या है, हिपस है, एक हमारा प्यारा चिपस है बीचों बीच। ये हमें याद रखना है। पर उससे पहले हम जान लें कि हॉर्स में क्या क्या चेंजेस हुए एवोल्यूशन में। सबसे पहला चेंज तो हॉर्स में ये हुआ कि उसकी हाइट बढ़ी। शुरू में हॉर्स आया तो छोटे डॉग के साइज का था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, आज इतना ऊंचा हो गया कि उसके ऊपर जो है बैठना मुश्किल होता है। देखिए पहले जब हॉर्स आया तो 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, फिर 60, फिर 100, फिर 120 और मॉडर्न हॉर्स की 150 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं ये मोर देन 3 टाइम्स हो गया, या अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स इसकी हाइट बढ़ गई है। 4 गुना हाइट में इजाफा हुआ है। दूसरा अंतर इसके ब्रेन में आया, ब्रेन विकसित होता चला गया। तीसरा अंतर इसके टीथ में आया, जो बहुत कमजोर थे, धीरे धीरे वो बहुत जो है स्ट्रांग हो गए। शुरू में दांत ऐसे थे कि केवल ये पत्तियां खा सकता था, भी नई पत्तियां, एकदम मुलायम पत्तियां, आम की पत्ती दे दीजिए वो भी नहीं खा पाता था, इतना कमजोर दांत था। मगर मॉडर्न हॉर्स को देखिए तो टीथ इतने ज्यादा मजबूत है कि वो सूखे चने को भी चबा सकता है बड़े ही आराम से। तो टीथ में परिवर्तन आया। और इसके अलावा जो चेंज आया उसके पैरों में आया। उसकी 5 उंगलियां थी, धीरे धीरे एक एक उंगलियां करके वेस्टिजियल हुई, गायब हुई। गायब होते होते फाइनली केवल एक उसकी डिजिट है जिसपे वो चलता है, उसे हम कहते हैं अंगुली ग्रेड, इसीलिए क्योंकि टिप ऑफ देयर डिजिट, और वो 3rd डिजिट केवल बची, बाकी सब या तो गायब हो गई या वेस्टिजियल हो गई। ये सारे चेंजेस हॉर्स में आए। अब जरा एक एक करके देखते हैं तो समझ में आएगा। इयोहिपस जो कि 40 सेंटीमीटर का है, इसे डॉन हॉर्स कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत है ये। और इसके दांत की बात करें तो इनकम्प्लीट सीमेंट, नो सेरेशन। सीमेंट था पर वो इनकम्प्लीट था, तो मजबूती से दांत नहीं जुड़े थे और कोई सेरेशन नहीं थे, उभार नहीं थे, इसीलिए इट वाज सुटेबल फॉर सॉफ्ट लश वेजिटेशन। केवल बहुत ही मुलायम वेजिटेशन को खा सकता था और किसी चीज को नहीं खा सकता था। पैरों में अगर चेंज देखें तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स में देखिए 4 उंगलियों पे चलता था ये। फोर लिम्स में 4 उंगलियां थी और एक स्प्लिंट बोन हो गई थी, मतलब जो वेस्टिडियल डिजिट्स होती है हॉर्स में उसे कहते हैं स्प्लिंट बोन। तो एक स्प्लिंट बोन है। जबकि हिंड लिम्स में एक डिजिट गायब ही हो गई थी, 3 डिजिट पे ही चलता था, मगर भार मेनली बीच वाली ही उठाती थी, और एक इसमें क्या थी, स्प्लिंट बोन। जबकि यहां आ जाते हैं मीजोहिपस, इसकी हाइट 40 से 60 सेंटीमीटर बढ़ गई। इसे इंटरमीडिएट हॉर्स कहते हैं। मोलर टीथ हैड सम सेरेशन, मोलर टीथ में थोड़े बहुत सेरेशन, उभार आ गए थे थोड़े बहुत। और फोरलिम्स को देखिए तो 3 डिजिट पे चलता था फोरलिम्स में, और एक स्प्लिंट बोन थी। हिंड लिम्स में स्प्लिंट बोन गायब हो गई और बची 3 डिजिट, तो 313 हो गया इसका फोरलिम्स और हिंड लिम्स का फॉर्मूला। हमारा प्यारा मेराइचिपस, देखिए ये अंकल चिपस खा सकता है अगर पानी में भिगो के दीजिए आप। नाम है मेराइचिपस, और इसीलिए इसे रूमिनेटिंग हॉर्स कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी बहुत चीजें चबा सकता था, चिप्स जैसी। हाइट भी बढ़ गई है 100 सेंटीमीटर क्योंकि हमारा प्यारा मेराइचिपस है। मोलर टीथ है, वेल डेवलप्ड सेरेशन, सेरेशन वेल डेवलप्ड आ गई है, इसमें बहुत बढ़िया सेरेशन आ गई है। अभी सीमेंट वेल डेवलप्ड नहीं है मगर सेरेशन आ गई है चबाने के लिए। और इसमें कोई स्प्लिंट बोन नहीं होती, हमारे प्यारे मेराइचिपस में देयर इज नो स्प्लिंट बोन। 3 फोर लिम्स, हिंड लिम्स 3 डिजिट पे चल रहा है और कोई भी वेस्टिजियल डिजिट इसमें नहीं है हमारे प्यारे मेराइचिपस में, जिसे रूमिनेटिंग हॉर्स भी कहते हैं। इसके बाद आया प्लायोहिपस जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। इसे फर्स्ट वन टोड हॉर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3rd डिजिट एनलार्ज होकर टो बना देती है,
बाकी 2 डिजिट्स जो है ना वो वेस्टिजियल हो गए, उन्हें स्प्लिंट बोन कहते हैं, और दोनों ही पैरों में फोर लिम्स हिंड लिम्ब में ऐसा ही है। तो इसका फॉर्मूला 1-2-1-2, 1 डिजिट और 2 स्प्लिंट बोन दोनों में फोर लिम्स और हिंड लिम्स में होती है। इसीलिए इसे फर्स्ट वन टोड हॉर्स कह रहे हैं, क्योंकि एक टो पे चलता है। इसके पहले मेराक्सिपस 3 टोज पे चल रहा था, 3 टिप ऑफ द डिजिट पे चल रहा था, ठीक है। और दांत को भी देखिए, वेल डेवलप्ड सीमेंट एंड सेरेशन, सीमेंट भी वेल डेवलप्ड हो गया और सेरेशन भी वेल डेवलप्ड हो गया है। ये दोनों चीजें यहाँ इंप्रूव हो गई हैं किसमें, प्लायोपस में। फिर आता है एक्वस, सबसे ज्यादा हाइट 150 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं मॉडर्न हॉर्स, और यही यहाँ होलोसीन में भी रहा, मॉडर्न टाइम्स में भी एक्वस ही है। यहाँ पर आया प्लायोसीन और होलोसीन में भी है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लायोसीन क्या प्लेस्टोसीन में आया और होलोसीन में भी यही चल रहा है, प्लायोसीन में प्लायोपस आया। मॉडर्न हॉर्स ये भी वन टोड हॉर्स है, थर्ड डिजिट बढ़ गई है, 1-2-1-2 फार्मूला हो गया। और क्राउन ऑफ मोलर टीथ एलोंगेटेड विद इनेमल, मोलर टीथ के क्राउन बढ़ गए और उनमें इनेमल भी आ गया है, सूटेबल फॉर ग्रिंडिंग हार्ड फूड, या हार्ड फूड को भी ग्रिंड कर सकता है, आराम से चबा सकता है। और इसका फॉर्मूला 1-2-1-2 बहुत आसान है। देखिए फोर लिम्स हिंड लिम्स के फॉर्मूले क्या हो गए, 4-1-3-1, 3-1-3, 3-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2 का 4, कितना आसान, आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 4-1-3-1, 3-1-3, 3-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2। और दांतों में जो विकास हुआ हुआ ही, हाइट में जो हुआ 40, 60, 120, 100, 120 एंड 150 सेंटीमीटर। तो यही चीजें याद रखनी, इस चार्ट से आपको हॉर्स का एवोल्यूशन बिल्कुल याद हो जाएगा। अब बचता है लास्ट टॉपिक, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें कुछ वेरिएशन है हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, इसलिए बेस्ट ये होगा कि उसको एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं, उसे एनसीईआरटी से ही पढ़ के उसे हम खत्म करते हैं, इस टॉपिक को ही खत्म करते हैं आज, ठीक है। तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आप पढ़ते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, पर इसे पढ़ने से पहले इसके अंदर जो 2 चार्ट गिवन है, एक तो प्लांट जो है एवोल्यूशन का ये, और एनिमल एवोल्यूशन का, वो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स आए, ठीक है, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, इनसे आए ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रैकियोफाइट से आए राइनिया टाइप प्लांट्स, और उनसे आए साइलोफाइटन, जिनसे सारे प्लांट्स बने। मगर वहीं पर अगर हम देखें तो ये जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं उनसे ब्रायोफाइट्स आए। देखिए क्लोरोफाइट से कौन आए, ब्रायोफाइट एंसेस्टर्स, और ब्रायोफाइट अगर आप देखो तो कार्बोनिफेरस से आए, कार्बोनिफेरस से स्टार्ट हुए, और अभी मॉडर्न डे में भी ब्रायोफाइट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। यहाँ ऊपर दिखा रहा है, ऊपर जो ग्राफ है, जो लेंथ है, वो बता रहा है कि कितने नंबर्स में ये प्रेजेंट हैं, कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, वो दिखा रहा है। ऊपर सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म प्रेजेंट हैं, वो दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो क्लोरोफाइट से ब्रायोफाइट्स आए कार्बोनिफेरस में, और जब वो आए तो आज मॉडर्न डे में भी वो प्रेजेंट है, लिविंग हैं। इसके बाद ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से देखिए जो आए वो हैं ज़ूस्टेरोफाइलम, ज़ूस्टेरोफाइलम। ये ज़ूस्टेरोफाइलम से 2 बने, एक तो हर्बेशियस लाइकोपोड्स और दूसरे आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स तो पर्मियन में ख़त्म हो गए, मगर हर्बेशियस लाइकोपोड्स आज भी प्रेजेंट डे में भी ये लिविंग हैं, आज भी ज़िंदा हैं। इसके बाद आए राइनिया टाइप प्लांट, और उनसे आया साइलोफाइटन, ठीक है। साइलोफाइटन से अगर आप देखिए तो साइलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म आए, सीड फंस आए, उनसे साइकैड्स आए, और डाइकॉट, और बाद में मोनोकॉट आए, मतलब एंजियोस्पर्म। और प्रेजेंट डे अर्थ में सबसे ज़्यादा वो एंजियोस्पर्म ही प्रेजेंट हैं, उनसे ज़्यादा कोई भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ अगर देखिए तो साइलोफाइटन से ही निटेल्स आए, साइलोफाइटन से ही कॉर्निफर्स आए, कॉर्निफर्स भी प्रेजेंट है, निटेल्स भी प्रेजेंट हैं। साइलोफाइटन से ही जिंकोज आए, वो भी आज प्रेजेंट हैं, और साइलोफाइटन से फन भी आए, वो भी आज प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले इनके ऑर्डर पे कि कौन कब आया। तो पहले क्लोरोफाइट, देन ट्रैकियोफाइट, देन राइनिया टाइप प्लांट, देन साइलोफाइटन, पहला क्वेश्चन। और साइलोफाइटन से बाकी सब आए। दूसरा, ब्रायोफाइट किससे अराइज किए, ब्रायोफाइट अराइज किए क्लोरोफाइट एंसेस्टर से।
और ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर से ज़ूस्टेरोफाइलम अराइज किए। साइलोफाइटन से प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न, एंजियोस्पर्म, साइकैट्स, कॉनिफर्न, फर्न्स, जिंकोज, ये सब अराइज किए। स्फिनोप्सिड्स भी अराइज किया, हॉर्सटेल जिसे हम कहते हैं, ये सब इससे अराइज किए हैं। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में यही याद रखना है कि ब्रायोफाइट कार्बोनिफरस में अराइज किए, ज़ूस्टेरोफाइलम सिल्यूरियन या उससे जस्ट पहले अराइज किए। आज भी वो प्रेजेंट है हर्बेशियस लाइकोपोड के फॉर्म में, क्योंकि उससे आर्बोरेसेंट और हर्बेशियस बने। और बचा कौन है? हर्बेशियस। और उससे ट्रैकियोफाइट से राइनिया टाइप प्लांट आया, फिर साइलोफाइटन आया, जिससे कि ये मॉडर्न डे प्लांट्स चाहे स्फिनोप्सिड, फर्न्स, जिंकोस, कॉनिफर, निटेल, साइकैट्स, डाइकॉट, मोनोकॉट या एंजियोस्पर्म आए। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट डे अर्थ में एंजियोस्पर्म है, बाकी सब ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर उनके डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है डियर। ठीक है। दूसरा जो चार्ट है वो है एनिमल्स के ओरिजिन का। अगर आप इनको देखिए तो सबसे पहले ये आए अर्ली रेप्टाइल। अर्ली रेप्टाइल को अगर आप एज देखिए तो 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आए। ठीक है। और इनसे अर्ली रेप्टाइल से कार्बोनिफेरस पीरियड के आसपास दो धाराएं बनी, सौरप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। सौरप्सिड्स एंड साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड से आए पेलाइकोसोरस, जिनके पास हम्ड बैक है, जिससे कि वो अपनी बॉडी को कूल रख सकते थे, थोड़ा बहुत होम्योथर्मी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो हम्ड बैक है दैट वाज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड इसमें फ्लो करता था और इससे ब्लड जो है कूल डाउन हो जाता था और बॉडी कूल डाउन हो जाती थी। इन्हीं पेलाइकोसोरस से, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, थेरैप्सिड्स आए, और थेरैप्सिड से फाइनली देखिए मैमल्स आए। ठीक है। थेरैप्सिड से यहाँ पर मैमल्स आ गए। तो यहाँ पर ये साइनेप्सिड्स अर्ली रेप्टाइल से पेलाइकोसोरस, थेरैप्सिड्स एंड द मैमल्स। जबकि सौरप्सिड से अगर देखें तो सारे के सारे रेप्टाइल्स यहाँ पे आए हैं सौरप्सिड से। ऑल द रेप्टाइल्स अरोज, ये सौरप्सिड्स हैं और इनसे ये रेप्टाइल्स आए। कौन कौन से ज़रा देखिए। सबसे पहले सौरप्सिड से डायरेक्ट टर्टल्स आए, सौरप्सिड से लिजार्ड्स आई, फिर सौरप्सिड से थीकोडॉन्ट आए, थीकोडॉन्ट से बने क्रोकोडाइल, और ट्रायसिक एज में बने कौन? डायनासोर्स, जो कि आज एक्सटिंक्ट हो गए। और जुरैसिक पीरियड में देखिए इनसे बर्ड्स का ओरिजिन हुआ, ओल्ड बर्ड्स का, और आज ओल्ड बर्ड्स भी मॉडर्न बर्ड बन के प्रेजेंट हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहीं से अगर पर्मियन और ट्रायसिक के बीच में देखें तो टॉर्टराज, ट्रायसिक और जुरैसिक के बीच में देखें तो स्नेक्स, ये सब भी आए हैं किससे? सौरप्सिड से। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि मैमल्स किससे आए? अर्ली रेप्टाइल से, साइनेप्सिड्स, पेलाइकोसोरस, थेरैप्सिड्स, मैमल्स। और रेप्टाइल सारे किससे आए? वो आए सौरप्सिड से। सौरप्सिड से डायरेक्ट टर्टल्स, लिजार्ड, थोड़ा आगे चलकर इसी से थीकोडॉन्ट बने, थीकोडॉन्ट से डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, और डायनासोर से बनी बर्ड्स, जो हम बता चुके हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल में, कोई इसमें नई बात नहीं है, वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पे बता रखा है। ठीक है। तो इस चार्ट को आपको ठीक से स्टडी करना है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम बात करते हैं कि क्या लिखा है इसने एग्जैक्टली ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि 200 मिलियन या 2 बिलियन ईयर्स अगो पर पहला सेल का फॉर्म आया। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स could evolve into cell with membranous envelope is not known। ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे सेल बनाया इसने, कैसे अपने ऊपर एनवलप बनाया, ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। मगर हाँ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की एज नहीं लिखी, वो 3 बिलियन ईयर्स अगो के अराउंड आए, या 300 मिलियन ईयर्स अगो भी कह सकते हैं आप, तब वो आए। ठीक है। आगे लिखता है सम ऑफ दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज O2। कुछ सेल्स के पास O2 रिलीज़ करने की एबिलिटी थी। सीधी सी बात है, अगर O2 रिलीज़ करने की एबिलिटी थी तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक बनेगा। द रिएक्शन could have been similar to light reaction in photosynthesis where water is split with the help of solar energy
कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। इसका मतलब बोल रहा है इनकी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जैसी होगी, जो लाइट रिएक्शन होती है, जो वाटर को स्प्लिट करती है और वाटर को स्प्लिट करके क्या बनाती है, H2 और O2, और ये O2 एटमॉस्फेयर में जो है वो चला जाता है और एटमॉस्फेयर को फाइनली धीरे धीरे वो ऑक्सीजनिक बना देता है। तो ये बता रहा है फोटोसिंथेसिस की तरह की रिएक्शन होती होगी उन सेल्स में, जैसे धीरे धीरे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही होगी। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में बदल गए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड। इसका मतलब इनवर्टिब्रेट के फॉर्मेशन की लाइफ 500 मिलियन ईयर्स अगो बोल रहा है डियर। अगर 500 मिलियन ईयर्स अगो ऑप्शन में आता है और 550 मिलियन ईयर्स अगो आता है, आपको क्या लगाना है, 500। इसके बाद जॉलेस फिशेस प्रॉब्ली इवॉल्व अराउंड 350। जॉलेस 500 पे आई थी और बुक्स के अनुसार पर एनसीईआरटी 350 लिखता है, तो हमें 350 याद रखनी है। साथ ही साथ सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेंस प्रॉब्ली 320 मिलियन ईयर्स अगो। कुछ सीवीड्स और जो है कुछ और प्लांट वो 320 मिलियन ईयर अगो पहले आ गए। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। देख लिया आपने, पहला ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड लैंड वॉज प्लांट। सबसे पहले लैंड पे एनिमल नहीं आया, प्लांट आया। और वैसे भी अगर प्लांट नहीं आते तो एनिमल खाता क्या, तो सबसे पहले कौन लैंड पे आया, प्लांट्स आए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। वो लैंड पे फैल चुके थे, पूरी तरह से वाइड स्प्रेड हो चुके थे जब एनिमल लैंड पे आया। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। कुछ ऐसी फिशेज आई जिनके जो फिन्स स्टाउट थे, लिम्ब लाइक थे, मजबूत थे, वो लैंड पे आ सकती थी उनकी मदद से चल के और वापस जा सकती थी। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। ये 350 मिलियन ईयर अगो पहले बताता है उन फिशेस का, जो कि लेटमेरिया होती है, सीलोकैन, जिसके बारे में आगे भी लिखा है। इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सीलोकैंथ, जिसे लेटमेरिया कहते हैं, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसे एक्सटिंक्ट माना जाता है। दिस एनिमल कॉल्ड लोब फिन, ये एनिमल जिसे लोब फिन कहते हैं, बता चुका हूँ आपको, लेटमेरिया, इवॉल्व इनटू, देखिए, इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन। इसका मतलब पहले एम्फीबियन किससे आए, लेटिमेरिया से, जो कि लोब फिन थी, दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस। हमारे पास मगर कोई ऐसे साक्ष्य बचे हुए नहीं हैं कि एग्जैक्टली वो एम्फीबियन जो आया शुरू में वो कैसा था। हम तो प्रेजेंट डे एम्फीबियन को देख रहे हैं, पर हाँ ये जानते हैं कि वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग। पर ये एम्फीबियन जो आए उस फिशेस से, वो मॉडर्न डे फ्रॉग के एंसेस्टर्स हैं, सेलेमेंडर्स के भी एंसेस्टर्स हैं। द एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। एम्फीबियन रेप्टाइल में बदले कब, दे ले थिक शेल्ड एग्स। ये थिक शेल वाले एग ले करते थे जो कि सनलाइट में सूखते नहीं थे, जैसे कि एम्फीबियंस में सूख जाते थे। एम्फीबियंस वर डिपेंडेंट अबाउट वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, बट रेप्टाइल्स आर नॉट डिपेंडेंट। तो रेप्टाइल्स में क्या हुआ, सबसे पहले तो उनमें कॉपलेटरी ऑर्गन आ गया, जिससे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, पहली बात। इसलिए वाटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वाटर में ही पॉसिबल है, लैंड पे पॉसिबल नहीं था, और रेप्टाइल्स लैंड पे रहने लग गए थे। इसके साथ ही साथ उनके एग्स के ऊपर शेल भी आ गई, जिससे वो सूरज की रोशनी में सूखते नहीं थे, तो इससे वो रेप्टाइल्स बनने में फ़ायदा हुआ। प्लस उनके ऊपर ड्राई एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स बन गए, जो वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते थे। इसीलिए वो लैंड पे रहने के लिए पूरी तरह से अप्रोप्रिएट थे, और इसीलिए रेप्टाइल्स को हम फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। हम केवल मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स को देखते हैं, उससे पहले कौन आए वो सब नहीं पता, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब मॉडर्न डे डिसेंडेंट कौन है, टर्टल, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, जो हमने चार्ट में अभी देखा। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स, आगे आने वाले 200 मिलियन ईयर्स और सो, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। ये रेप्टाइल्स अगले 200 मिलियन ईयर तक
डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को, जिसमें से ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े भी थे जिन्हें आप डायनासोर जानते हो। जायंट फर्न्स, टेडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल। ये सब प्रेजेंट तो थे, जायंट फर्न्स, टेडोफाइट्स, मगर सब फॉल कर गए अर्थ पे और धीरे धीरे उन्होंने कोल डिपॉजिट्स बना दिया। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो। एग्जाम्पल इथियोसॉर्स। इथियोसॉर एक फिश लाइक रेप्टाइल है, डायनासोर जितना बड़ा है मगर फिश लाइक लगता है। इसे आपने देखा, अगर जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखिए तो शुरू में ही इथियोसॉर पानी से बाहर आकर खाना लेकर अंदर चली जाती है। जिन्होंने नहीं भी देखा वो समझ लें कि रेप्टाइल जितने बड़े और मछली जैसा आकार था इनका, ये वो रेप्टाइल थे जो वाटर में दोबारा चले गए और मॉडिफाई हो गए, अडॉप्ट कर गए, फिश लाइक रेप्टाइल बन गए। इसका एग्जाम्पल एक दिया इथियोसॉर्स, और यही याद रखना है। The land reptiles, of course, the dinosaurs. The biggest of them, that is Tyrannosaurus rex. सबसे बड़े लैंड रेप्टाइल में टायनासोरस रेक्स था जिसकी 20 फीट हाइट थी एंड हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। खंजर जैसे इसके दांत थे और कार्निवोरस था, खतरनाक था बहुत। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड। इसका मतलब डायनासोर का डिसअपेरेंस वो 65 मिलियन ईयर अगो पहले हो गया। ये वही समय है जब प्राइमेट्स का ओरिजिन हुआ डियर, वो आपको अभी बताया रिसेंटली। इसी समय डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ और मैमल्स और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुए, उसमें एक नया ऑर्डर, प्राइमेट ऑर्डर बना। वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न। सम सेज क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, सम सेज मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मरे, कुछ कहते हैं कि सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बर्ड में बदल गए। द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन, पर सच्चाई इसमें से कोई भी हो सकती है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। उस समय जो छोटे साइज़ के रेप्टाइल थे उस एरा के आज भी प्रेजेंट हैं। अब मैमल्स की बात कर रहा है। द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक ट्री श्रीव्स, लाइक श्रीव्स जो कि पेड़ों पे रहते थे, जो मैंने बताया। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड, उनके फॉसिल मिले तो बहुत छोटे छोटे मिले हैं। मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर यंग वंस इनसाइड द मदर्स बॉडी, क्योंकि प्लेसेंटा बन गया था और यंग वन को जन्म देते थे मैमल्स। अगर हम प्रोथीरियन मैमल को छोड़ दें तो जो एगलिंग थे। मैमल्स वर मोस्ट इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट। वो ज़्यादा बुद्धिमान थे, कम से कम वो सेंस करने में और डेंजर से बचने में सबसे ज़्यादा चालाक तो थे ही। ये इनकी बुद्धिमत्ता को ही दर्शाता है। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ, जब रेप्टाइल्स ख़त्म होने लगे लार्ज साइज, तो मैमल का राज पूरी दुनिया पे हो गया। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिसेंबलिंग हॉर्स, साउथ अमेरिका के मैमल्स हैं हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा, दीज एनिमल्स वेर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फना। तो नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उन्होंने साउथ अमेरिका के ज़्यादातर एनिमल्स को कंपटीशन में ख़त्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, कुछ ही बचे। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। आप जानते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग हो गया। अपने साथ वो मार्शुपियल्स को ले गया, एगलिंग मैमल्स को ले गया, और उन्हें बहुत कंपटीशन प्लेसेंटल मैमल से नहीं मिला। इसी वजह से वो बच गए ऑस्ट्रेलिया में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। ये मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समझाया था। लीस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कई सारे मैमल्स पानी में भी रहते हैं, जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स, सी काउज आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। इसीलिए हमने हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़ा, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिफेंट और डॉग के एवोल्यूशन से नहीं पूछे जाते, मगर वो भी थॉरली स्टडीड है, बहुत अच्छी तरह से स्टडीड है। उसके फॉसिल बहुत मिले हैं जिससे हमें उनके चेंजेस पता लगते हैं। हॉर्स में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे इवॉल्व हुआ, वो सब आपको बताया मैंने। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस, मतलब आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे BSc MSc में, तब इनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा इसने लिखा है। पर हॉर्स के बारे में पूछ लेता है, इवन दो हॉर्स का ऑर्डर भी पूछ लिया था, वो पैराइसोडेक्टाइला होता है, और इसीलिए पूछा था क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स
इसने यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। पर जो सबसे सक्सेसफुल स्टोरी है वो मैन की है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसने क्या क्या डेवलप किया, लैंग्वेज, स्किल्स, कई सारी टूल्स बनाए और भी स्किल्स, और सेल्फ कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा मैन में ही पाई जाती है। सबसे बुद्धिमान मैन ही होता है। रफ स्केच ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स देयर टाइम्स ऑन ए जियोलॉजिकल स्केल्स आर इंडिकेटेड इन फिगर 7.9 एंड 7.10 जो हमने देखा। ठीक है, तो ये बात हो गई ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की। जो एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट लिखा वो बातें हमने देखी, वो हमने समझी। इसके बाद हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन आता है। मैं उसे क्लियर करूंगा, मैं उसे रिलेट करूंगा अपनी थ्योरी से, जो मैंने इतने दिनों से आपको पढ़ाया एवोल्यूशन। एनसीईआरटी से डिस्कस करने के बाद ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है, हम एनसीईआरटी डिस्कशन ख़त्म कर लें। और मीनवाइल उसके बाद मैं आपको पहले DPPs प्रोवाइड करता हूँ, कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एवोल्यूशन के। जब वो सब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आप ये सब रिवाइज कर लोगे, तब हम आगे आखिरी चैप्टर पे बढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज़। और वो भी बहुत ज़्यादा लेक्चर का नहीं है, मैक्सिमम 6-7 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम इन सब को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि क्वेश्चंस दीजिए, तो वो देने का समय आ गया है, अब देना चाहिए। तो मैं DPPs प्रिपेयर करता हूँ, टेस्ट प्रिपेयर करता हूँ। हम इन सारे चैप्टर को पहले पूरी तरह पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे आखिरी चैप्टर में। आखिरी चैप्टर के बाद एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, पर वो एक लेक्चर से भी कम का है, आधे घंटे 45 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसे मैं कोई चैप्टर नहीं मानता। और पिछले 13-14 साल में उससे क्वेश्चन भी एक आया, वो भी इनडायरेक्ट, उसको पढ़े बिना भी वो हो जाता। वो क्या है मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारी तरफ से अब ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ एवोल्यूशन। एनसीईआरटी से डिस्कशन हम इसका कर लेंगे, फिर सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आखिरी चैप्टर पढ़ लेंगे। तो कोई बहुत दिन नहीं लगना, मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 7-8 लेक्चर्स कोई बड़ी बात नहीं है। अभी क्वेश्चंस और DPP की प्रैक्टिस करते हैं, 7-8 लेक्चर करते हैं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 12th ख़त्म होने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो इसे 2 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आखिरी टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।